नमस्कार। झारखंड का इतिहास मतलब कहानियों का एक खजाना है। लेकिन कुछ कहानियां, कुछ साम्राज्य वक्त की धूल में कहीं खो से गए हैं। तो चलिए आज उन्हीं भूले बिसरे पन्नों को पलटते हैं और उन ताकतवर राज्यों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के आने से बहुत पहले इस जमीन पर हुकूमत की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले झारखंड पर आखिर राज कौन कर रहा था। और इसका जवाब ना किसी एक बड़े साम्राज्य में नहीं है। जवाब छिपा है कई छोटे छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली रीजनल किंगडम्स में, जिनकी अपनी अपनी अनोखी कहानियां हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे दिलचस्प कहानी से, रामगढ़ राज की कहानी। और इसकी शुरुआत सच कहूं तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक विवाद से पैदा हुई महत्वाकांक्षा की कहानी। तो हुआ यूं कि रामगढ़ राज की नींव पड़ी धोखे और स्वाभिमान पर। सोचकर देखिए, दो भाई हैं, बागदेव सिंह और सिंहदेव। उन्होंने नागवंशी राजा के लिए एक बहुत बड़ा विद्रोह दबाया, लेकिन जब इनाम की बारी आई तो राजा जी अपने वादे से मुकर गए। अब भाई ये तो सरासर बेइज्जती थी। तो दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अब वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। और उन्होंने एक दो नहीं, पूरे 21 परगनों मतलब आज के जमाने के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स पर कब्जा करके अपने ही राजवंश की नींव डाल दी। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा राज्य था, बिल्कुल नहीं। अपने पीक पर रामगढ़ राज इतना फैला हुआ था कि आज के रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और बोकारो ये सारे जिले उसी का हिस्सा थे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका दबदबा कितना जबरदस्त रहा होगा। इस साम्राज्य की कहानी सिर्फ जमीन जीतने की नहीं है, बल्कि लगातार चलते रहने की भी है। रामगढ़ राज की एक बहुत ही अनोखी बात थी, और वो थी इनकी लगातार बदलती हुई राजधानियां। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 6 अलग अलग राजधानियां थीं रामगढ़ राज की। सोचिए, सफर शुरू हुआ सिसिया से, फिर उर्दा, बादाम, रामगढ़, ईचाक और आखिर में पद्मा। हर नई राजधानी का मतलब था एक नया दौर, राजवंश के अंदर सत्ता का एक नया केंद्र। और हाँ, रामगढ़ में जो मशहूर गढ़बांध किला है ना, वो राजा दलेल सिंह ने ही बनवाया था। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से रामगढ़ राज का पतन शुरू हुआ। और इसकी वजह थी घर की फूट और अंग्रेजों की वो मशहूर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब घर का ही भेदी लंका ढाने को तैयार हो जाता है। एक तरफ थे राजा मुकुंद सिंह, जो अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। उन्हें स्थानीय गढ़वालों और मराठों का पूरा सपोर्ट था। और दूसरी तरफ उनके ही रिश्तेदार तेज सिंह, जिन्हें सिंहासन का लालच था और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अंग्रेजों को तो बस इसी मौके का इंतजार था। तो जब अंग्रेजों और तेज सिंह ने मिलकर हमला किया, तो जो लोकल जमींदार कबीले थे, जिन्हें घटवाल कहते थे, वो अपने राजा के लिए उठ खड़े हुए। ये घटवाल विद्रोह एक तरह से अपनी जमीन और अपने राजा के सम्मान की लड़ाई थी। बाहरी ताकतों के खिलाफ एक जबरदस्त बगावत। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, रामगढ़ राज का अंतिम अध्याय। और इसके नायक थे अंतिम राजा, जिन्होंने एक राजा से एक पॉलिटिशियन बनने तक का सफर तय किया। इनके अंतिम राजा थे कामाख्या नारायण सिंह, और वो एक कमाल की पर्सनालिटी थे। परंपरा और मॉडर्निटी का एक गजब का मिक्स। 1950 में उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और सबसे मजेदार बात, वो भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। जरा सोचिए उस जमाने में, ये उनकी सोच को दिखाता है। खैर, 1955 में जब लैंड रिफॉर्म एक्ट आया तो इस राज का सूरज भी आधिकारिक तौर पर डूब गया। चलिए रामगढ़ को पीछे छोड़ते हैं और अब एक और अहम राज्य की बात करते हैं, खड़गड़िया। अगर रामगढ़ की पहचान उसकी तलवार थी, तो खड़गड़िया ने अपना साम्राज्य बनाने के लिए एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। इस राज्य की सबसे हटकर बात इसके फाउंडर ही थे, हंसदेव सिंह। वो कोई लोकल सरदार नहीं थे, बल्कि 15वीं सदी में दक्षिण भारत से यहाँ आए थे। शायद इसी वजह से उनका नजरिया बिल्कुल अलग था और उन्होंने यहाँ सत्ता बनाने का एक नया तरीका खोजा। तो क्या था खड़गड़िया की कामयाबी का राज? तलवार नहीं, रिश्तेदारी। जी हाँ, उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए वैवाहिक गठबंधनों की पॉलिसी अपनाई। मतलब युद्ध से नहीं, शादियों से रिश्ते जोड़ो, नए सहयोगी बनाओ और अपना प्रभाव दूर दूर तक फैलाओ। कितनी स्मार्ट रणनीति थी। हमारी लिस्ट में तीसरा और आखिरी राज्य है खातोरी राज। जहां बाकी राज्य लड़ाई और कूटनीति के लिए जाने गए, वहीं खातोरी ने अपनी पहचान बनाई
अच्छे गवर्नेंस और शानदार आर्किटेक्चर से। दुमका इलाके में बसा ये साम्राज्य अपने अच्छे शासन के लिए मशहूर था और इसकी सबसे बड़ी निशानी आज भी मौजूद है, रानी सोमवती का बनवाया हुआ भव्य खंडवा महल। ये महल उस दौर की खुशहाली और कला का जीता जागता सबूत है। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से में इन तीनों राज्यों को एक साथ लाते हैं और समझते हैं कि ब्रिटिश राज में इन सब का एक जैसा हश्र कैसे हुआ। तो अंग्रेजों ने इन ताकतवर राज्यों को अपने काबू में कैसे किया? उन्होंने एक बहुत ही चालाक सिस्टम बनाया जिसे एस्टेट या जमींदारी कहते थे। इसका मतलब ये था कि अब राजा अपने राज्य के मालिक नहीं रहे, उन्हें एक तरह से जमींदार बना दिया गया, जिनका काम था अंग्रेजों के लिए अपनी ही जनता से टैक्स वसूलना। सोचिए, ये सत्ता का कितना बड़ा अपमान था। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन तीनों राजवंशों का अंत एक जैसा ही हुआ। रामगढ़ हो, खड़गढ़िया हो या खातौरी, सबने अपनी आज़ादी खो दी। वो एक संप्रभु शासक से अंग्रेजी हुकूमत के टैक्स कलेक्टर बनकर रह गए। और फिर आया साल 1955। इस साल जब लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ तो इन राजशाही व्यवस्थाओं के जो भी बचे खुचे हिस्से थे वो भी कानूनी तौर पर खत्म हो गए। एक पूरे युग का अंत हो गया। तो इस कहानी को हम एक सवाल पर खत्म करते हैं। भले ये साम्राज्य कागजों पर खत्म हो गए, लेकिन क्या इनकी विरासत आज भी झारखंड के कल्चर, यहाँ की जमीनी राजनीति और लोगों की पहचान में जिंदा नहीं है? शायद इन भूले हुए साम्राज्यों की गूंज आज भी सुनाई देती है। बस हमें थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है।